इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आज का हमारा 784वां सेशन है और आज के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर कुलवंत सिंह जी। वेलकम सर, मैं आपका दोबारा स्वागत करती हूँ IFPH में। बहुत बहुत धन्यवाद सर ज्वाइन करने के लिए। तो सर का कोई इंट्रो हम सब जानते हैं, मैं फिर भी एक बार सर का एक इंट्रो देना चाहूंगी। सर प्रिंसिपल रह चुके हैं सिंघम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, हैं अभी भी फिलहाल जमशेदपुर सिंस 2000। और 43 साल से ये पढ़ा रहे हैं। इन्होंने काफी सारे नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स प्रेजेंट किए हैं। रिसोर्स पर्सन रह चुके हैं बाय CCH इन सेमिनार ऑन होम्योपैथी। CCH वर्कशॉप्स भी काफी सारी की हैं। होम्योपैथी लिटरेचर कमेटी के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं। PG गाइड रह चुके हैं और एक्स इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं। तो काफी लंबा चौड़ा करियर रहा है सर का। और आज का भी जो टॉपिक है वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और होम्योपैथी पे सर आज हमारे को अपना विजडम शेयर करेंगे। तो सर सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो हाँ जी सर, आ रही है सर। स्क्रीन हाँ दिख जी सर, विजिबल विजिबल है। है। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ मैं जी। आप सबका IFPH के सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। समय नष्ट किए बिना आज के टॉपिक पर हम आते हैं। आज का टॉपिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसा डॉक्टर नेहा ने बताया। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस आज के ज़माने में बहुत कॉमन, बहुत प्रिवेलेंट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। इसको डे टू डे प्रैक्टिस में हमें डील करना पड़ता है और इसको पूरी तरह से ठीक करना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात जो एज ए टीचर मेरा मानना रहा है कि विषय को जानना सबसे ज़रूरी है। ये विषय क्या है, बीमारी क्या है, वो क्यों हो रही है, क्या कारण है, क्या निवारण है, क्या कॉम्प्लिकेशन है। जब तक इस बात की पूरी जानकारी नहीं होगी हम उस मरीज की अच्छी तरह से चिकित्सा नहीं कर पाएंगे और मरीज को जवाब भी नहीं दे पाएंगे। आज के ज़माने, इंटरनेट के ज़माने में मरीज सब पढ़ के आता है, और पढ़ के आता है और प्रिपेयर होके आता है, और बिल्कुल वो चाहता है कि आप उनकी सारी बातों का जवाब दें, क्योंकि वो इंटरनेट से काफ़ी देख करके आता है सब कुछ कि उसे क्या बीमारी है, क्यों हुई है। और आप अगर जवाब नहीं देते आज के समय में तो आप कहीं पीछे छूट जाएंगे या पीछे रह जाएंगे और मरीज का पूरा विश्वास जीतने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता तो है नहीं। जोड़ों में दर्द की बीमारी, लेकिन ऐसी बीमारी जो एक क्रॉनिक है, ऑटो इम्यून नेचर है। और सबसे बड़ी खासियत इस बीमारी की है कि आप देख सकते हैं कि इस बीमारी में जोड़ों में डिफॉर्मिटी हो जाए। डिफॉर्मिटी इसकी सबसे बड़ी पहचान है। आप देख सकते हैं फिंगर जॉइंट्स इस लेडीज के, इसमें सारे फिंगर जॉइंट्स में स्वेलिंग है, रेडनेस है, पेन भी है, शी इज क्राइंग ए लॉट एंड देयर इज डिफॉर्मिटी। आप ये वीडियो देखिए, ये देखिए इसके फिंगर्स में किस तरह से डिफॉर्मिटीज हो गई है। देखिए ये डिफॉर्मिटी, फिंगर का शेप देखिए, ये फिंगर का शेप देखिए, ये फिंगर का शेप देखिए। ये डिफॉर्मिटीज क्या है हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली ये आज के ज़माने की बीमारी है। करीब करीब 1 से 2% लोगों में ये बीमारी पाई जा रही है। तो 1 से 2% बहुत बड़ी संख्या होती है। करोड़ों में लोग हैं, वहाँ पर 1-2% लोगों को अगर ये बीमारी मिल रही है तो वास्तव में चिंता समय है। ये है क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस? रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिजीज अफेक्टिंग द लाइनिंग ऑफ साइनोवियल जॉइंट। देखिए 2-3 चीजें हैं जिस पर अच्छी तरह से हमें समझ की जरूरत है। क्रॉनिक बीमारी है, लेकिन नेचर क्या है इसका? ऑटो इम्यून इन नेचर। देखिए जोड़ों में दर्द बहुत सारी बीमारियों में होता है। जोड़ों में दर्द गाउट में होता है, जोड़ों में दर्द SAE में होता है, जोड़ों में दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है, जोड़ों में दर्द रिएक्टिव आर्थराइटिस में होता है, जोड़ों में दर्द सोरियाटिक आर्थराइटिस में होता है। तो इतनी तरह के आर्थराइटिस या जोड़ों में दर्द की चीजें हैं, कंप्लेंट्स हैं, तकलीफें हैं। लेकिन यह एक ऐसी बीमारी है जिसका हम बोलते हैं ऑटो इम्यून। यही अक्सर सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब हुआ कि आपका
इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट में काम करने लगता है। आपका इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ जब काम करने लगे तो वैसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। और इस बीमारी में ऑटो इम्यून प्रॉब्लम जब होती हैं तो उसके चलते प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि डिस्ट्रक्शन एंड इन्फेक्शन इन साइनोवियल जॉइंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस में साइनोवियल जॉइंट्स पर बहुत प्रॉब्लम नहीं है, एसएलई में साइनोवियल जॉइंट्स पर बहुत प्रॉब्लम नहीं है, but this is the only disease where there is a serious problem, serious effect on the synovial joint, covering of the joint. तो synovial joints में इसका इफेक्शन होता है and it is always associated with progressive destruction of bones, cartilage, disability. 3 की पॉइंट है देखिए। हाथों में सबसे ज्यादा होता है ये स्टिफनेस, पेन। तो ये क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है? ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ड्यू टू इस डिजेनरेटिव इफेक्ट ऑन साइनोवियल जॉइंट्स, कवरिंग ऑफ द जॉइंट्स, तो वहां पर इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है। देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन, बोन डिस्ट्रक्ट करने लगती है। देयर आर साइटोकाइंस, देयर इज सिक्रीशन ऑफ टी सेल्स, बी सेल्स, तो हम पढ़ेंगे आगे। उसके चलते जॉइंट्स में डिस्ट्रक्शन चालू होता है। तो जॉइंट में जब डिस्ट्रक्शन होगा, कार्टिलेज में डिस्ट्रक्शन होगा, तो देयर विल बी डिसएबिलिटी, देयर विल बी स्टिफनेस, देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स। अल्टीमेटली अगर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो तो दिस मे लीड टू प्रीमेच्योर डेथ। ये बहुत सिंपल, बहुत छोटी बीमारी नहीं है अगर ये स्टेज से बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो। बिल्कुल 4-5 वर्ड है, याद रखें। chronic disease, autoimmune disorder, acting on synovial joints, producing destruction of bone, cartilage and disability. थोड़ा सा इतिहास के बारे जाने हम इससे। 3500 साल पहले इजिप्ट में, नील नदी के किनारे इजिप्ट में एक मम्मी पाई गई थी। उस मम्मी की जांच करने के बाद देखा गया कि उस मम्मी को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस, सॉरी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। ये सब बाद में लैब में देखा गया। ये लिखा हुआ है कि 3500 साल पुरानी मम्मी मिली। ये मिली कब? 2018 में। और 2018 में जब इसकी पूरी जांच की गई तो पाया गया कि देयर वर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन्स एंड परहैप्स इट वाज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड by the International Journal of Paleopathy that this was a case of osteoarthritis at those times. तो आप, मेरा ये बोलना है कि 3500 वर्ष पहले भी यह बीमारी पाई गई। तो मनुष्य के होते होते जहां पर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, और सब जगह आपको यही मिलेगा, डीजेनरेशन ऑफ बोन, डीजेनरेशन ऑफ बोन, डीजेनरेशन। दिस इज द की नोट फॉर ए केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये जो डिजेनरेशन ऑफ बोन्स होता था तो पुराने जमाने में उतनी सुविधाएं नहीं थी। जब सुविधाएं नहीं थी तो ट्रीटमेंट कैसे होता था? तो एक ट्रीटमेंट की सबसे सुलभ चीज थी, वो था इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट भी तो उस समय ज्यादा नहीं मिलती थी। डॉक्टर गेलेन ने भी इसको टेस्टिफाई किया है कि यस, इलेक्ट्रिक करंट से फायदा मिलता है। और भी जितने उस समय चिकित्सक थे, सीनियर चिकित्सक, जैसे एरेटियस एक नाम था, तो इन लोगों ने सबने कंफर्म किया कि इलेक्ट्रिक करंट अगर बहाई जाए जोड़ों में तो उससे उस जमाने की बात है, तो दर्द में काफी आराम मिलता था। और एक इलेक्ट्रिक करंट मछली मिलती है, आप सब जानते हैं नाम उसका, टॉर्पीडो फिश। फिश का नाम था एक्चुअली नार्सी। तो ये नार्सी जो फिश थी, इसको पानी में बहा करके इसके पैर को, पेशेंट के पैर को उसमें डाला जाता था, और वो इलेक्ट्रिक करंट चूंकि फिश से निकलता है, वो करंट जा करके कोशिश करता था और पेशेंट को थोड़ा बहुत आराम मिलता था। कभी कभी इसमें एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात थी कि उस जमाने में, ये कब की बात हम कर रहे हैं, 1500, 1600, 2000 बिफोर क्राइस्ट,
तो आज से सोचिए 3-4 हजार साल पहले की बातें हैं। और उस जमाने में हिपोक्रेट्स ने ये बात कही थी कि इस तरह के जोड़ों में दर्द की जो शिकायत होती है, माइंड माई वर्ड्स, इस तरह के जोड़ों में दर्द की जो शिकायत पाई जाती है उसके कारणों की व्याख्या नहीं की जा सकती। और ये आज भी हम वही बोल रहे हैं। उसको हमने एक सोफिस्टिकेटेड नाम दे दिया कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों है ये, अब इसका कारण कोई नहीं जानता, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और उस समय दूसरी बिजली पैदा करने की व्यवस्था थी कि पेड़ की, बहुत पुराने जो पेड़ होते थे, वृक्ष होते थे, गाछ होते थे, उसकी जो छाल, सूखी हुई छाल होती थी, उसको रगड़ने से भी बिजली पैदा होती थी। तो बहुत बार उसका बेनिफिट लेकर के भी इलेक्ट्रिक करंट जोड़ों में बहाई जाती थी और उसके चलते पेशेंट को आराम मिलता था। ये जो वृक्ष के ऊपर की छाल होती है सूखी हुई, उसको पुरानी लैटिन भाषा में इलेक्ट्रॉन बोलते थे लोग। और इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिसिटी वर्ड निकला। तो इलेक्ट्रॉन जो वृक्ष की छाल में पाया जाता था, उसको घिसने से बिजली पैदा होती थी। और किसी न एन के प्रकार उस बिजली से पेशेंट के जोड़ों में दर्द की आराम करने की कोशिश की जाती। हिपोक्रेट्स ने, याद कीजिए, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने वर्णन में ये 4 तरह के ह्यूमर का वर्णन किया है। इसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना समझिए कि इसी से डॉक्टर हेनिमैन को माइज्म की प्रेरणा मिली। ये उन्होंने 4 तरह के फ्लेम लिक्विड का शरीर में वर्णन किया है जो कि बीमारी को पैदा करता है। वन इज येलो बाइल विच इज सिमिलर टू साइकोसिस, विच इज फ्लेम विच इज सिमिलर टू सोरा, विच इज ब्लैक बाइल विच इज सिमिलर टू सिफिलिस, एंड वन इज ब्लड विच इज सोरा प्लस साइकोसिस। तो हिपोक्रेट्स ने उस जमाने में वर्णन किया था। और डॉक्टर हेनमैन बहुत इंस्पायर्ड थे इस थ्योरी से, और यही बाद में जाकर के वो चेंज हुआ सोरा सिफिलिस साइकोसिस। ये देखिए पुराने जमाने में कैसे ट्रीटमेंट होता था। ये पेशेंट है, इसको सुलाया गया है, यहाँ से लटकाया गया है, एक नर्स है, ये डॉक्टर्स और नर्स मिल करके, ये गर्म पानी का टैंक है, इस टैंक इज फुल ऑफ हॉट वाटर, और गर्म पानी में इसको डुबा दिया जाता था और डुबा करके सेक दिया जाता था। उस सेक से मरीज को आराम मिलता था। ये हो गई इतिहास की बातें। अब आज के ऊपर आए हम। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, अभी मैंने बताया, क्रॉनिक एलिमेंट, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इट इफेक्ट्स द जॉइंट्स, इट इज एन ऑटोइम्यून कंडीशन। सबसे बड़ी खासियत देखिए, कैसे अलग करेंगे हम प्रैक्टिस लाइफ को, तो यही खासियत है ना कि आप डायग्नोसिस कैसे करते हैं। जोड़ों में दर्द लेके तो बहुत पेशेंट आएंगे। एक खासियत है द कोर कंडीशन इफेक्टिंग जॉइंट्स एंड बॉडी, ये तो डिस्कस हो गया। ऑटो इम्यून कंडीशन है, ये हमने बात कर ली। सबसे बड़ी खासियत रूमेटॉइड आर्थराइटिस की है कि द पेन इज सिमेट्रिकल, देयर इज सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। पेशेंट जब भी आएगा, हाथ में दर्द लेकर के बोलेगा दोनों हाथ में दर्द, घुटनों में दर्द है तो दोनों घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द है तो दोनों पैरों में दर्द है। सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ होगा। गाउट दोनों तरफ नहीं होगा, बाकी कोई भी आर्थराइटिस दोनों तरफ नहीं होगी। एक रिमेटॉइड आर्थराइटिस ही है अगर मरीज आपको आकर के बोले ज्यादा से ज्यादा दर्द छोटे जोड़ों में होता है, स्मॉल जॉइंट्स, सिमेट्रिकल इन नेचर, दोनों साइड, क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव। धीरे धीरे प्रोग्रेसिव क्या होगा, तो प्रोग्रेसिव जॉइंट इफेक्ट होगा, जॉइंट में डैमेज, कार्टिलेज में डैमेज, साइनोवियम में डैमेज, और ये सारा डैमेज मिल करके पेशेंट की लाइफ को नर्क बना देता है। और जब बहुत क्रॉनिक होने लगता है तो बाकी सिस्टम्स पर भी इसका इफेक्ट होने लगता है, जो बाकी चीजों पर नहीं होता है। आर्थराइटिस के बाकी प्रकार को देखिएगा, उसमें बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है और अगर क्रॉनिक होने लगेगा तो उसके हार्ट में, लंग्स में, आईज में, सभी जगह इफेक्ट उसका आने लगता है। तो कॉज क्या क्या है, तो हम लोग कॉज को देखें थोड़ा सा। अभी जैसा हमने डिस्कस किया वही सारी बातें हैं, बहुत नई बातें नहीं हैं। आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात, इसके कारणों की व्याख्या जब हम करने लगेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑटो इम्यून डिसफंक्शन, जो अभी हम बात कर चुके हैं। इस पर और भी थोड़ी बहुत बात आगे भी करेंगे।
एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के चलते आपका जब ऑटो इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ काम करने लगे, इसमें तीन तरह की चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में मैं बताऊंगा। अभी यही समझिए कि ऑटो इम्यून, और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है हार्मोनल इन्फ्लुएंस। हार्मोन्स का जो इन्फ्लुएंस है इस पर, ये बहुत जरूरी है। और सबसे अधिक कौन सा हार्मोन इफेक्ट करता है? दैट इज ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन अगर ज्यादा इफेक्ट करता है, ज्यादा असर है, यही कारण है कि यह बीमारी महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है पुरुषों के नहीं। और द अनुपात जो है वो 3:1 है। ऐसा होता क्यों है? सबसे बड़ी बात, ईस्ट्रोजन लेवल जब हाई होने लगता है बॉडी में, तो ऑटो इम्यून सिस्टम को जो एक्टिवेट करना होता है वो उसमें मदद करता है। और ऑटो इम्यून सिस्टम का जो एक्टिवेशन होता है वो, देर आर तीन तरह के सेल्स मिलते हैं। एक है टी सेल्स, एक है बी सेल्स, और एक है TNF सेल्स। तीन तरह के सेल्स हैं, नाम याद रखिए, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ईस्ट्रोजन जो है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आपका अपना सिस्टम आपके खिलाफ एंटीबॉडी पैदा कर रहा है, उसमें बी सेल्स एक्टिवेट होते, टी सेल्स एक्टिवेट होते, और TNF सेल्स एक्टिवेट होते। लेकिन ईस्ट्रोजन लेवल हाई होने पर वो आगे जा करके इन तीनों सेल्स को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करता है। इसीलिए महिलाएं और पुरुष का जो अनुपात है वो 3:1 है। 3 गुना ज्यादा ये बीमारी महिलाओं में मिलती है। इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट कैसी कंडीशन में रह रहा है। अगर वो कंडीशन बहुत कंड्यूसिव नहीं है, पेशेंट के लिए बहुत अच्छी नहीं है, तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का चांस ज्यादा है। स्मोकिंग इज वन फैक्टर, ड्रिंकिंग अल्कोहल इज वन फैक्टर। ये सारी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं, दे ऑल्सो activate and add to the cause of rheumatoid arthritis। और बहुत से केस में पाया गया है इट इज जेनेटिक इन नेचर, कि अगर जीन्स में है, एक जीन होती है HLA जीन, तो HLA जीन अगर आप में पॉजिटिव है, आपके जेनेटिक हिस्ट्री में है, तो आपको होना निश्चित है। इसलिए कभी कभी हम लोग ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में, अगर बहुत सीवियर है, बहुत लंबी हिस्ट्री है, अगर फैमिली में भी है, तो HLA टेस्ट जरूर करवाते, जस्ट टू नो दैट वेदर दिस इज कमिंग फ्रॉम द जीन और नॉट। बाकी भी और टेस्ट है जो हम लोग आएंगे उस पर, लेकिन HLA जीन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जानने के लिए बीमारी को, ये बीमारी कहाँ से आ रही है। तो ये अलग अलग कारण हो गए जिसके चलते रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है। दीज आर द साइनोवियल जॉइंट। ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो अटैक कर रहा है, बी सेल्स टी सेल्स, दे आर व्हाइट ब्लड सेल्स। ये अटैक करके, ये पैनस एक वर्ड आ रहा है, फॉर्म करता है, और उसके चलते दोनों साइड्स में स्वेलिंग, नी जॉइंट में और बाकी जॉइंट्स में, हर जॉइंट में स्वेलिंग होने लगती है। बट बेसिकली इट इज द इफेक्ट ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स। कहाँ से होता है अभी मैंने डिस्कस कर ही दिया, लेकिन उसको हम देख लें एक बार थोड़ा सा। इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन हो जाता है, ये अभी हमने बताया कि ऑटो इम्यून सिस्टम में डिस्टर्बेंस के चलते देर इज, एक वर्ड यूज होता है, डिसरेगुलेशन। तो ऑटो इम्यून सिस्टम जो प्रॉपरली रेगुलेट हो रहा था, वो रेगुलेट नहीं हो करके देर इज डिसरेगुलेशन ड्यू टू बैड फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम में टी सेल्स और बी सेल्स जा करके वो एक्टिवेट करते हैं। वो एक्टिवेट होने के बाद में देर इज इंफ्लामेशन, इंफ्लामेशन कैस्केड। कैस्केड का मतलब होता है लगातार स्टेप वाइज बढ़ते जाना। तो इंफ्लामेटरी प्रोसेस जो है वो लगातार एक के बाद एक बढ़ते जाती है। और इंफ्लामेटरी प्रोसेस जब बढ़ने लगती है तो आपको, जो मैंने बताया, साइनोवियम में स्वेलिंग होगी, इंफ्लामेशन होगा, कार्टिलेज में डिस्ट्रक्शन होगा, बोन में डिस्ट्रक्शन होगा, सीवियर पेन होगा। तो ऑल दीज थिंग्स विल हैपन ड्यू टू द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इंफ्लामेशन। और ये कैस्केडिंग इफेक्ट देखिए क्या कर रहा है, साइनोवियल हाइपरप्लेशिया।
साइनोवियम में डिस्ट्रक्शन पैदा करता है, देयर इज हाइपरप्लेशिया, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ साइनोवियल शीथ। वो एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ साइनोवियल शीथ जो है वो बढ़ करके एक फॉर्म करता है बैड कार्टिलेज, दैट इज नोन एज पैनस। पैनस फॉर्मेशन होता है, कार्टिलेज और बोन का डिस्ट्रक्शन होता है। और पैनस फॉर्मेशन होने के चलते ये जब जोड़ों के अंदर का लेयर है, कवरिंग है, मेम्ब्रेन्स है, बोन है, कार्टिलेज है, जब ये सारा डैमेज होने लगेगा तो क्या होगा? देयर इज deformity and function loss. You can see there is deformity of joint. तो जब जॉइंट में डिफॉर्मिटी हो जाएगी तो यहाँ के जितने भी छोटे टेंडन्स हैं, मसल्स हैं और लिगामेंट्स हैं, दे विल नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। तो जोड़ों में जब डिफॉर्मिटी होने लगेगी, डिफॉर्मिटी हो रही है ड्यू टू पेनस फॉर्मेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन, और इसके चलते जब डिफॉर्मिटी होने लगेगी देयर इज लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये 5 कीनोट सिम्टम्स हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस: autoimmune disorder, chronic disorder, swelling of the joints, loss of function, deformity due to degeneration of synovial membrane. साइनोवियल का कंप्लीट डिजेनरेशन होता है और उसके चलते ये सारे लक्षण आने लगते हैं। देखिए, इम्यून सिस्टम मैंने बार बार आपको बताया था, इम्यून सिस्टम को हमें डिसरेगुलेट ये करता है, आके आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। कैसे डिस्टर्ब कर देता है? इम्यून सिस्टम इज डिसरेगुलेटेड, इम्यून सिस्टम बिकम्स एबनॉर्मल। क्यों एबनॉर्मल होता है? देयर इज एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। ये बी सेल्स और टी सेल्स ये दोनों जो हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में इंपॉर्टेंट मैटर हैं, वाइट ब्लड सेल के जो डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए काम करते, वो दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होकर उनकी दिशा गलत हो जाती है, उनका डायरेक्शन गलत हो जाता है, हमारे खुद के अगेंस्ट में वो काम करने लगता है। इसलिए देयर इज प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडी। ये जहां पर ऑटो एंटीबॉडीज बनने लगेगी तो आफ्टर द formation of autoantibodies, what will you have? You will have what I explained to you. कंट्रोल में नहीं रहेगा, इन्फ्लामेशन होगा, सूजन होगा। तो ईस्ट्रोजन का काम क्या है? तो ईस्ट्रोजन इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देता है। ईस्ट्रोजन सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स, इट प्रमोट्स ऑटो इम्यून एक्टिविटी, ऑटो इम्यून एक्टिविटी को बढ़ा देता है। उसके साथ बी सेल, टी सेल्स बिल्कुल बैलेंस को इरेगुलेट करने लगता है, और जिसके चलते 3 फैक्टर्स हैं जो कि डिजेनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। वन इज टीएनएफ अल्फा, एक केमिकल है, प्रोटीन है, इसका नाम है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, टीएनएफ, ट्यूमर नेक्रोसिस अल्फा। आईएल, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6। ये जो भी फैक्टर है ये सिर्फ समझने के लिए जरूरी है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के बाद ये सारे फैक्टर्स एक्टिवेट हो गए ब्लड में, और उस एक्टिवेशन के बाद में इसका फंक्शन एक ही है सबका, ये जाकर के डिसरेगुलेट करेगा, डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा, साइनोवियम में इंफ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा। सो ऑल दीज विल बी डन विद द हेल्प ऑफ, और फॉर्मेशन ये सब जब बहुत ज्यादा होने लगता है तो देयर फॉर्मेशन ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर एंड एसीपीए। एसीपीए इज एंटीबॉडीज फॉर, तो बाद में हम लोग देखेंगे। और तो एंटीबॉडीज एसीपी हम टेस्ट करते हैं ना, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर आरए, confirmatory test for rheumatoid arthritis is RS positive, rheumatoid factor positive, कभी कभी लोग बोलते हैं RA positive, rheumatoid arthritis positive, दोनों एक ही है। और एक है ACPA positive, कहीं कहीं ACPA लिखते लोग, कहीं ACPP भी लिखते। एंड दिस इज द confirmatory test for diagnosing a case of। देखिए, इसको बहुत आसान भाषा में समझाया गया है। इसमें क्या क्या होता है? इंफ्लामेटरी प्रोसेस चालू हुआ, बॉडी के इम्यून सिस्टम इंफ्लामेशन प्रोड्यूस किया, कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन हो गया, बोन में इरोजन हो गया, जॉइंट में डिफॉर्मिटी हो गई, लॉस ऑफ फंक्शन। बस ये 5 पॉइंट याद रखिए, आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस कभी नहीं भूलें।
ऑटो इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो गया। ऑटो इम्यून सिस्टम जहां ट्रिगर हो गया वहां ये सारी कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन हो गया, बोन में इरोजन होने लगा, जॉइंट में डिफॉर्मिटी आ गई, उसके चलते लॉस ऑफ फंक्शन। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या क्या सिम्टम मिलेंगे हमें, देख लीजिए। जॉइंट में डिफॉर्मिटी मिलेगी, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन लीडिंग टू डिफॉर्मिटी, पेन एंड स्वेलिंग, मॉर्निंग डिफरेंस। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लाइफ में पहचान है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो भी मरीज होगा उसको जब आप चेक कीजिएगा, पेशेंट आएगा आपके पास तो सबसे पहले बोलेगा, जब हम सुबह सोकर उठते हैं मेरा ये हाथ एकदम स्टिफ हो जाता है, मेरा घुटना स्टिफ हो जाता है, और हमको उठने में बहुत एफर्ट, बहुत प्रयास करना पड़ता है, और प्रयास करने के बाद ही मैं उठ पाता हूँ, मेरी स्टिफनेस होती है। तो प्रोलॉन्ग स्टिफनेस इन द मॉर्निंग, दो चीजें याद रखिए। प्रोलॉन्ग स्टिफनेस इन द बॉडी इन द मॉर्निंग, पेशेंट बोलेगा हम उठते हैं, हमको उठते उठते 1 घंटा लग जाता है, जॉइंट मोबिलाइज नहीं होता है। दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर पेशेंट बोले कि मैं उठता हूँ, थोड़ा दर्द होता है, फिर लेकिन चलता हूँ, आराम मिल जाता है, मैं उठता हूँ, दर्द होता है, फिर आराम मिल जाता है, ये जो चीज जब होती है, दिस इज द स्टिफनेस ऑफ द, डिफॉर्मिटी ऑफ द फिंगर्स देखिए, डिफॉर्मिटी ऑफ द जॉइंट, स्वेलिंग इन द जॉइंट्स, हैंड्स में सब कुछ है। ये देखिए पूरा डिफॉर्म कर गया है उंगली, फिंगर्स आर डिफॉर्म्ड, दीज आर फिंगर्स आर डिफॉर्म्ड, देयर इज अल्नर डिविएशन। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस तरह के पेशेंट्स में मिलेंगी, और इसकी पहचान करना बहुत आवश्यक है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, बार बार मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, मॉर्निंग स्टिफनेस, डिफॉर्मिटी, मॉर्निंग स्टिफनेस, लॉस ऑफ फंक्शन, स्वेलिंग, सीवियर पेन। पेशेंट सुबह जब उठता है, याद रखिएगा, पेशेंट बोलेगा आपको बार बार आकर के, हम जब सुबह उठते हैं सर उठा नहीं जाता, भले वो कमर का दर्द है, भले वो घुटने का दर्द है, और ज्यादातर उंगलियों का दर्द। ये गाउट का पेशेंट होगा तो उसको प्रोलॉन्ग पेन नहीं होता है। गाउट का पेशेंट को तकलीफ होगा, तकलीफ से उठ जाएगा, लेकिन उसके बाद बोलेगा अब मैं ठीक। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी यही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में लेकिन चूंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस से बोन्स का डिफेक्ट है, तो उसके साथ कभी कभी क्रैकिंग साउंड इन द जॉइंट्स आती है। पेशेंट बोलेगा जब उठते हैं तो हड्डियां कड़कड़ाती हैं, इसमें वो चीजें कम मिलती हैं क्योंकि इसमें जकड़न बहुत ज्यादा है, कड़कड़ाएंगे जब। तो इन चीजों को पहचान रखें, जॉइंट डिफॉर्मिटी, पेन एंड स्वेलिंग, मॉर्निंग स्टिफनेस, और सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, दोनों हाथ में होगा, दोनों साइड में दर्द होगा। अगर दोनों साइड में दर्द हो रहा है, योर मेडिसिन विल बी फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देयर विल बी फटीग, इतना ज्यादा पेशेंट को तकलीफ होती है कि बहुत थकावट हो जाती है मरीज, बिल्कुल परेशान रहता है मरीज अपनी बीमारी से। और मैंने बताया था कि इसका बाकी सिस्टम्स पर भी डैमेज होता है, तो बाकी सिस्टम्स पर देयर में भी वैस्कुलाइटिस। आप ये पिक्चर देखिए, देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, देयर इज वैस्कुलाइटिस, देयर इज फीवर, और एक लगातार जॉइंट्स में जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो लगातार जॉइंट में डिस्ट्रक्शन होने के चलते वहां पर जॉइंट्स के बगल में फाइब्रस टिश्यूज वहां डिपॉजिट होने लगते हैं, और एक नोड्यूल्स बनने लगता है। देखिएगा कि खास करके एक्सटेंसर सरफेस में, यहाँ पर आपको इस जगह पर, इस जगह पर उंगलियों में, ये देखिए नोड्यूल्स, इट इज वेरी क्लियरली विजिबल इन दिस पिक्चर। तो इस तरह का नोड्यूल्स फॉर्म करने लगता है एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देखिए ये साइनोवाइटिस, ये अंदर में साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इसमें इन्फ्लामेशन हुआ, उसके बाद इसमें डिस्ट्रक्टिव कार्टिलेज टिश्यू बनना फॉर्म कर, देखिए टिश्यू बन गया, दिस इज नोन एज पैनस। और ये पैनस बहुत ज्यादा जो बढ़ जाएगा, फाइब्रस एनकाइलोसिस, जॉइंट में एबनॉर्मल मूवमेंट, एबनॉर्मल शेप होने लगेगी,
दैट इज नोन एज फाइब्रस एंकाइलोसिस, और यही जब वेन में ट्रेवल कर जाएगी तो बोनी एंकाइलोसिस हो जाएगी। आप देखें इस बार एक बार, ये जॉइंट्स में डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये कार्टिलेज है, joint tissue swells, there is pain, stiffness, tenderness. I want to show you पेनस कैसे फॉर्म करता है। जॉइंट के अंदर में देखिए डिफरेंट कार्टिलेजिनस टिश्यूज की ग्रोथ हो रही है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड दिस इज नोन एज पेनस। और यही सब बीमारियों की जड़ है। जॉइंट को पूरा वो बर्बाद कर देता है, जॉइंट की शेप को बर्बाद कर देता है, जॉइंट की मोबिलिटी को खत्म कर देता है। दैट इज नोन एज पेनस। अब आइए डिफॉर्मिटीज पर। जो बहुत पिक्यूलियर डिफॉर्मिटी होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को जब देखेंगे हम लोग, तो उस डिफॉर्मिटी को हम बोलते हैं, दो तरह की डिफॉर्मिटी बहुत कॉमन पाई जाती है उंगलियों में। उंगलियां डिफॉर्म कर जाती, मैंने बताया ना। तो डिफॉर्म क्या होता है? तो जो उंगलियों में हम जॉइंट देखते हैं, ये सबसे दूर में जो जॉइंट है, दिस इज नोन एज DIP। ये सबसे दूर का जो जॉइंट है, दिस इज नोन एज DIP, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। और इसके नीचे जो होता है, दैट इज प्रॉक्सिमल फेरेंजियल जॉइंट। तो इन दो जॉइंट में सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका मिलता है, और इसके टेंडन को, इसके मस्कुलेचर को वो चेंज कर देता है, बर्बाद कर देता है। ये फिंगर जो है वो परमानेंट ऐसे मुड़ जाता है, या इस तरह से ऊपर मुड़ जाता है। तो दो तरह की डिफॉर्मिटी पाई जाती है इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। याद रखिएगा, ये हमेशा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस में लिखा रहता है, हॉस्पिटल के प्रिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है। तो सबसे कॉमन जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पाई जाती है उसको बोलते हैं स्वान नेक डिफॉर्मिटी। देखिए ये फिंगर का शेप देखिए, ये दिस इज द शेप ऑफ द फिंगर एंड दिस इज द शेप ऑफ द नेक ऑफ द स्वैन। ये दोनों बिल्कुल सिमिलर लगता है ना। As this is the shape, this takes the shape of a swan neck, this swan neck. So this is known as swan neck deformity. तो swan neck deformity जो होती है, ये देखिए हाइपर एक्सटेंशन एट DIP, हाइपर एक्सटेंशन एट PIP। ये हाइपर, एक्चुअली हाइपर फ्लेक्शन हो गया, एक गलत प्रिंट हो गया है। एक जोड़ में हाइपर फ्लेक्शन होता है, एक जोड़ में हाइपर एक्सटेंशन होता है, तो शेप इस तरह का घूम कर आ जाता है। देखिए आप, और उसके चलते क्या क्या हो सकता है। दिस इज स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ये बहुत क्लियर है ना। हंस के गर्दन की तरह का शेप इसका हो जाता है। ये जो शेप है, इस जॉइंट में इम्बैलेंस होने लगता है। PIP में हाइपर एक्सटेंशन अभी मैंने करेक्ट किया था, और DIP में फ्लेक्शन। DIP इस तरह अंदर मुड़ जाएगा और ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। ये क्यों होता है? लिगामेंट की लैक्सिटी, लिगामेंट स्टार्ट्स डिसफंक्शन, लिगामेंट का कंट्रोल पूरा खत्म हो जाता है जॉइंट्स पर, एंड एज ए रिजल्ट देयर इज टेंडन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो लिगामेंट की लैक्सिटी से, टेंडन के इन्वॉल्वमेंट से, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट होने के चलते आपको देयर विल बी डिफरेंस इन द शेप, डिफॉर्मिटी ऑफ द शेप, एंड दिस इज नोन एज स्वान नेक डिफॉर्मिटी। आई थिंक इट इज बिकमिंग क्लियर। तो इसके चलते देर इज लिमिटेड मोशन, देर इज रिड्यूस्ड ग्रिप स्ट्रेंथ। जब ये डिफॉर्म कर जाएगा तो उस ग्रिप तो नहीं मिलेगी ना, इसमें डिफॉर्मिटी आ जाएगी तो ग्रिप में ताकत पूरी नहीं मिलेगी, एंड द शेप इज नोन एज स्वान नेक। तो दो तरह का शेप मैंने अभी बताया आपको, एक तो स्वान नेक हो गया, ये स्वान नेक है, देखिए ये स्वान नेक डिफॉर्मिटी है। और दूसरी डिफॉर्मिटी है, स्वान नेक में ये ऊपर चले जाता है, ये है, इसका नाम है बॉटोनियर डिफॉर्मिटी। This botonier deformity is less common. बॉटोनियर डिफॉर्मिटी में ये फिंगर ऐसे मुड़ती है फिर ऊपर, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, रिवर्स है। एक में जहां पर हाइपर एक्सटेंशन था, इसमें हाइपर फ्लेक्शन है। वहां पर हाइपर फ्लेक्शन था, इसमें हाइपर एक्सटेंशन है। तो जस्ट रिवर्स शेप ले लेता है फिंगर। और ये जो शेप होती है, दिस शेप इज नोन एज बॉटोनियर्स डिफॉर्मिटी। तो बॉटोनियस डिफॉर्मिटी जो होगी, ये ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस में होगी। याद रखिए हमेशा,
स्वान नेक डिफॉर्मिटी ज्यादा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मिलती है, बोटोनियस डिफॉर्मिटी ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस में। और कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, देखिए अल्नर डेविएशन, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बहुत बड़ी पहचान है कि हाथ जो है, ये हाथ का नॉर्मल शेप है, ये अल्नर डेविएशन होने लगता है, ये इस तरफ मुड़ने लगता है ड्यू टू द लैक्सिसिटी एंड टेंडन एंड एक्सटेंशन ऑफ द पावर ऑफ द मसल्स। तो ये स्ट्रेट नहीं रह के ऐसे मुड़ जाता है, ये ऐसे मुड़ा हुआ शेप है, आप देखिए इट इज क्लियरली विजिबल हियर इन द एक्सरे एंड इन द हैंड। पैरों में तलवे के पास में ये देखिए आउटर साइड में, ये थंब के साथ का ये जो पार्ट है टुवर्ड्स आउटर साइड, टुवर्ड्स लैटरल साइड ये मुड़ जाता है पूरा, ये नॉर्मल। दिस, इसका नाम है हेलक्स वायरस। ये बहुत पेशेंट में मिलेगा आपको, वेरी कॉमन। पेशेंट आएगी, महिला आएगी, बोलेगी देखिए मेरा पूरा अंगूठा ही टेढ़ा हो गया, जोड़ों में दर्द है, पूरा उंगली टेढ़ा हो गया, ये टेढ़ा हो गया, दिस इज नोन एज हेलक्स वायरस, द कॉज इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और एक ये लेस कॉमन है लेकिन मिलता है कहीं कहीं, होता है, ये नॉर्मल शेप है, नी जॉइंट का नॉर्मल शेप है, ड्यू टू लैक्सिसिटी इन मसल्स, द लैक्सिसिटी इन जॉइंट्स, ये दोनों जॉइंट आपस में टकराने लगते हैं, ये आपस में एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और टकरा चलते समय टकराने लगते हैं, विच इज नोन एज नॉक। तो तीन तरह की चीजें हुई जो बात हमने की, उसके अलावे देर इज अल्नर डेविएशन, देर इज वायरस अल्नर डेविएशन, नाम से ही पता है कि अल्ना की तरफ पूरा जॉइंट डेविएट करने लगे। देर इज हेलक्स वायरस, ये जो जॉइंट है यहाँ का जो मसल्स है इस तरफ इसको डेविएट कर देता है। नी जॉइंट्स जो है दोनों आपस के में सटने लगते हैं और चलते समय आपस में टकराने लगते हैं, दर्द भी नहीं। तो दीज थ्री आर द मोर कॉम्बिनेशन। अब इसका हम इंस्पेक्शन कैसे करें, कैसे इंस्पेक्शन करने के पेशेंट को तो देखना है, आपको समझना है, उसको पहचानना है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को जॉइंट का इंस्पेक्शन करें, जोड़ों को देखना है, फील करना है, उसका साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है, डिफॉर्मिटी है कि नहीं, पावर है कि नहीं, तो इस तरह से इंस्पेक्ट करके हम देखते हैं। जॉइंट इंस्पेक्शन, विजुअल एग्जामिनेशन, पैल्पेशन, फीलिंग ऑफ वार्म टेंडरनेस, मोशन रेंज टेस्ट, कितना वो मूव करता है, स्ट्रेंथ कितनी है, और फंक्शनल असेसमेंट, फंक्शन कितना करता है। देखिए ये वीडियो देखिए तो आपको आइडिया मिलेगा। देखिए डिफॉर्मिटी कैसी है हाथों में, कंप्लीट अल्नर डेविएशन, देखिए दिस इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ स्वैन नेक, है ना, स्वान नेक जैसा कंप्लीट। तो दिस इज ए स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ये बोटोमियस डिफॉर्मिटी, दिस इज बोटोमियस डिफॉर्मिटी, ये ऊपर नहीं आया, दिस इज बोटोमियस डिफॉर्मिटी, अल्नर डेविएशन। कैसे फील करेंगे, पेशेंट के हैंड्स को फील करना है, वार्मथ है कि नहीं, देखिए यहाँ पर बहुत स्वेलिंग है, पेशेंट के हाथों को फील करना है, कि हाथों को महसूस करना है, उसमें जोड़ों में दर्द है नहीं है, मूवमेंट है कि नहीं है। दिस इज सोरियाटिक, दिस इज सोरियासिस, ये हम बाद में आएंगे, तो सोरियाटिक आर्थराइटिस में कैसे होती है। पूरे जॉइंट्स का इंस्पेक्शन हम कर रहे हैं, फिंगर हैंड्स, फील करें हम, वार्मथ है कि नहीं, हीट है कि नहीं, पेन है कि नहीं, जॉइंट्स में नकल्स में छोटे छोटे जोड़ों में दर्द कहाँ है कि नहीं, देखिए हर जॉइंट की मोबिलिटी कैसी है, सेंसेशन कैसा है जोड़ों में, खास करके एमआईपी और पीआईपी एंड डीआईपी। जैसे रिस्ट जॉइंट, ये देखिए सोरियासिस अगर बहुत ज्यादा हो
So there is a condition develops like psoriatic arthritis. This is the nodules, rheumatoid nodules. बहुत सारे केस आपको मिलेंगे, बहुत सारे पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन भी देखिएगा लिखा रहता है सेरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कहीं लिखा रहेगा सेरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हम लोग भी कंफ्यूज कर जाते हैं बार बार कि है क्या। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आप बोल रहे हैं, बट समवेयर इट इज सेरो पॉजिटिव, समवेयर इट इज सेरो नेगेटिव। तो सेरो पॉजिटिव अगर लिखा है, इट इज मार्क्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंड मोर सीवियर सिम्टम ऑफ जॉइंट इन्फ्लेमेशन। तो सेरो पॉजिटिव में जो टेस्ट हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो भी टेस्ट हैं, वो आपको स्ट्रांगली पॉजिटिव मिलेंगे। सेरो नेगेटिव में रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सिम्टम सब मिलेगा, लेकिन टेस्ट नेगेटिव मिलेगा। जॉइंट पेन होगा, स्वेलिंग होगा, स्टिफनेस होगा, फीवरिश होगा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा, डिफॉर्मिटी होगा, लेकिन जब आरए टेस्ट कीजिएगा तो नेगेटिव, और पेशेंट बोलेगा मेरा तो आरए नेगेटिव है, आप बोल रहे हैं आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो दैट कंडीशन वेयर द टेस्ट बिकम्स नेगेटिव इज नोन एज सेरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और जहां बिल्कुल पॉजिटिव है, टेस्ट भी पॉजिटिव है, वो सेरो पॉजिटिव। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर हम लोग आए कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग। तो देयर इज ऑस्टियोपोरोसिस, बोन डिजेनरेशन जहां पर होगा, आर ए इंक्रीजेस रिस्क ऑफ फ्रैक्चर ड्यू टू लॉस इन बोन डेंसिटी। देर में भी, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी, कि देर में भी कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। लंग कॉम्प्लिकेशन, देर इज लोरेंस सिंड्रोम। ये देखिए, ये बहुत कॉमन है। अभी मेरे पास 3-4 पेशेंट हैं ऐसे जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित हैं, लेकिन आंखों में उनके कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है। तो आई स्पेशलिस्ट ने उनको देखा, एग्जामिन किया, और उन्होंने यही डायग्नोस किया कि दिस इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो बहुत से मरीजों में मिलेगा, दैट इज कार्पल टनल सिंड्रोम। ये कार्पल टनल सिंड्रोम है क्या? द प्रॉब्लम इज इफेक्टिंग ऑल जॉइंट्स ना, पर्टिकुलरली रिस्ट जॉइंट एंड फिंगर जॉइंट। तो रिस्ट जॉइंट में जब डैमेज होने लगता है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस चालू हो जाती, तो वहां पर मीडियन नर्व, तो मीडियन नर्व पर जब दबाव पड़ने लगता है, देयर इज सीवियर पेन अलोंग द कोर्स ऑफ द नर्व। रिस्ट जॉइंट से लेकर मीडियन नर्व जहां से आ रही है, पूरे सिरे, बस पूरे कोर्स में यहां से लेकर यहां तक सीवियर पेन होने लगता है। तो दैट कंडीशन इज नोन एज कार्पल टनल सिंड्रोम। आई थिंक द कॉम्प्लिकेशंस आर क्लियर टू यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आगे जाकर के क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम: ऑस्टियोपोरोसिस, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन, लंग्स कॉम्प्लिकेशन, पर्टिकुलरली लंग्स में फाइब्रोसिस होने लगता है। तो देयर इज लंग फाइब्रोसिस एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। उसको प्रॉपर अगर आप सीटी स्कैन वगैरह करेंगे तो डायग्नोस किया जा सकता है। कार्डियोवैस्कुलर में देयर इज, it heightens heart disease risk via blood vessel damage and atherosclerosis. लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं। रूमेटिक नोड्यूल्स तो अभी हम लोगों ने देखा, नोड्यूल्स फॉर्म अंडर स्किन कॉजिंग पोटेंशियल डिस्कम्फर्ट। जहां जहां पर एक्सटेंसिव सर्फेसेस है, वहां वहां पर स्किन के नीचे ड्यू टू डिस्ट्रक्शन नोड्यूल्स फॉर्म करते। ये देखिए, डिफरेंट टाइप के नोड्यूल्स हैं जो आपको डिफरेंट बीमारियों में मिलेंगे। ये हो गया, देखिए ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत ज्यादा मिलता है, दैट इज, उसका नाम है बोकार्ड्स नोट्स। ये देखिए, ये नोट्स दिख रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत ज्यादा नोट्स मिलेगा, डिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज्यादा नहीं होता, डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक और पहचान याद रखेंगे, और कारण भी समझ लीजिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का जब आप एक्सरे करवाते, खास करके घुटनों का, नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जब आप उसका एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे में हमेशा आपको बताएगा कि बिगिनिंग ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस,
डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस, लेकिन उसके साथ एक पॉइंट दिया रहता है मैक्सिमम एक्सरे की रिपोर्ट में, पढ़िएगा उसको, उसमें लिखा रहता है देयर आर फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोफाइट्स। उसका क्या मतलब है? हम लोग पढ़ते छोड़ देते, दे देते दवा, ठीक है। ऑस्टियोफाइट क्यों फॉर्म कर रहा है? ऑस्टियोफाइट इज बोनी ग्रोथ। तो जहां बोनी डिजेनरेशन की बात हो रही है, वहां बोनी ग्रोथ एक्स्ट्रा हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो उसका कारण ये है कि जब बोन में डिस्ट्रक्शन होने लगता है, तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम बनाएं, ज्यादा से ज्यादा बोन फॉर्म करें। और ड्यू टू दिस टेंडेंसी, this body's response towards the degeneration of bone, the body tries to make more calcium, more bone, और वो जो ज्यादा एक्सेस बोन बनने लगता है, वो जॉइंट्स में छोटा छोटा डिपॉजिट होने लगता है। दैट इज नोन एज ऑस्टियोफाइट। तो पेशेंट पूछेगा, डॉक्टर साहब मेरा एक्सरे रिपोर्ट में लिखा ऑस्टियोफाइट, ये क्या होता है? तो ऑस्टियोफाइट्स छोटा छोटा बोनी ग्रोथ है, लेकिन जहां डिस्ट्रक्शन है वहां जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी है ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, बट द रीजन इज दैट कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म वो कोशिश करता है कि हम उसको फॉर्म करें। गाउट, अभी हम लोगों ने काफी बात की इस पर, ये जो गाउट या गठिया बोलते हैं, तो गाउट जो है डिफॉल्ट रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों हो रहा है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से हो रहा है। गाउट क्यों हो रहा है? ड्यू टू यूरिक एसिड क्रिस्टल। दोनों में अंतर है, दोनों आप जब टेस्ट करेंगे तो पहचान लेंगे क्यों हो रहा है। देर इज, गाउटी में क्या हो रहा है? यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट, इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स, एक्यूट आर्थराइटिस, और कभी कभी इसके चलते देर इज फॉर्मेशन ऑफ स्वेलिंग्स इन द जॉइंट, उसको टोफाई बोलते हैं, टोफस या टोफाई। टोफेशियस गाउट लीड्स टू टॉन्जन। इस कंडीशन में बोन में इस तरह का ग्रोथ होने लगता है, तो उसको हम लोग टोफाई बोलते हैं, विच इज ए की नोट फॉर गाउट। तो गाउट में द पेन इज ड्यू टू uric acid crystals, there is severe swelling, there is sudden pain, acute pain, deep redness, especially in the lower jaw. ऑस्टियोआर्थराइटिस तो अभी हम लोगों ने बात की। जॉइंट स्पेस नैरोइंग एंड डिक्रीज मोबिलिटी, हड्डियां घिस रही है ना, सिंपल भाषा में बात करूं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो रहा है? ड्यू टू एज फैक्टर द बोन्स आर गेटिंग डिजेनरेट। तो वेयर एंड टेयर है, वेयर एंड टेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द डिफॉर्मिटी इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देयर इज ऑस्टियो, देखिए ये देखिए ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, बोन्स पर फॉर्म टू स्टेबलाइज डिटेरियोरेटिंग जॉइंट, से ही मैं अभी बोल रहा था कि बोन्स ट्राई करती है जो डिटेरियोरेशन है उसको हम रिकवर करें, तो थोड़ा सा हम बोन बनाएं। और प्रोग्रेसिव कार्टिलेज डिजेनरेशन, तो एज के चलते कार्टिलेज में डिस्ट्रक्शन होता है, तो दो जॉइंट के बीच का कार्टिलेज घिस जाता है। तो एक्सरे में आप पता कर सकते हैं, एमआरआई में पता कर सकते हैं, उसमें रिपोर्ट करेगा कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन। साइनोवियल इन्फ्लामेशन ड्यू टू रेगुलर फ्रिक्शन, देयर इज साइनोवियल इन्फ्लामेशन। देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इट वाज ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, लेकिन इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस ड्यू टू रेगुलर फ्रिक्शन, वो कार्टिलेज घिस गया, हड्डियां घिस गई, दो हड्डियां आपस में टकराने लग गई, उसके चलते सूजन हो साइनोवियल। सब कॉन्ड्रल बोन रीमॉडलिंग एंड स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट इज सोरियाटिक आर्थराइटिस, लेस कॉमन, बहुत कम कॉमन मिलता है ये। बहुत सीवियर केस ऑफ अगर सोरियासिस है किसी पेशेंट को, तो सोरियासिस इज ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिजीज। सोरियासिस अपने आप में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के चलते सोरियासिस अगर बहुत सीवियर हो जाए तो उसका एक साइड इफेक्ट होने लगता है, और दैट कन्वर्ट्स टू पेन इन द जॉइंट्स, दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देयर इज साइटोकाइन रिलीज, केमिकल्स का रिलीज होता है, ये टीएनएफ अल्फा, IL-17, IL-23। देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमने पढ़ा था IL-1, IL-6, interleukin 1, interleukin 6, these were the proteins which were released. इसमें IL-17, IL-23, but the effect is same. Synovial inflammation, bony changes, skin and nail changes. तो जब psoriasis है तो skin और nail दोनों में आपको change मिलेगा. These changes are not present normally in rheumatoid arthritis. रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्किन और नेल का चेंजेस बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन अगर सोरियासिस है स्किन में और नेल में, तो इट में कॉम्प्लिकेट, ये जाकर के कॉम्प्लिकेट कर सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज नोन एज SLE,
सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथमेटस, ये थोड़ा कॉमनली आता है, इसके पेशेंट्स मिलते हैं आपको, लेकिन SLE इज वेरी डेंजरस, वेरी सीरियस प्रॉब्लम। और उसमें क्या होता है, वही इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है, एंटीबॉडीज फॉर्म करने लगते हैं, वो एंटीबॉडी जो है एंटी DSDN, इंपॉर्टेंट जो एंटीबॉडी है जो काम करती है अगेंस्ट बॉडी, दैट इज एंटी DSDNA। इम्यून सिस्टम कंप्लीट काम नहीं करता है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ये भी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इम्यून सिस्टम का गलत तरह से एक्टिवेशन होना और उसके चलते जॉइंट्स में डैमेज। और SLE का एक बहुत बड़ा पहचान है कि देर आर फ्लैशेस, रैशेस ऑन द फेस, बटरफ्लाई रैश इसका नाम है, जो SLE में मिलेगा आपको, उसकी पहचान है SLE के पेशेंट में। देयर इज बटरफ्लाई रैश, फेस पर इस तरह से बटर, इस तरह से यहाँ नाक के चारों तरफ, दोनों तरफ इस तरह से यहाँ पर रैशेस मिलेंगे। तो दिस बटरफ्लाई रैश विथ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट पॉजिटिव, दैट इज नोन एज ANA। ANA जो टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, उसका नाम है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। ANA is known as anti-nuclear antibody. If this test is positive, it is confirmatory of SLE. And SLE is a serious problem, have to be taken care very proper. लेकिन इसमें भी जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। एंड द लास्ट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन्वेस्टिगेशन, सॉरी रिएक्टिव आर्थराइटिस, ये भी लेस कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन ये देखा गया है बहुत बार कि बहुत सारी दूसरी बीमारियों के रहने पर, बहुत सारी दूसरी बीमारियों के रहने पर कभी कभी इस तरह का किसी बीमारी के रिएक्शन के रूप में ये प्रॉब्लम डेवलप करने लगती है, विच इज नोन एज रिएक्टिव आर्थराइटिस। कोई इन्फ्लामेशन है, कहीं यूरिनरी इन्फेक्शन है, कहीं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, कहीं इस तरह आईज में इन्फेक्शन है, तो इस तरह का अगर रिकरेंट इन्फेक्शन होता है पेशेंट को, तो उससे कभी कभी ट्रांसफर होकर के देयर इज ऑटो इम्यून रिएक्शन इन द सिस्टम विच कॉजेज symptoms of rheumatoid arthritis, and the joints are affected, but the condition will be, causes will be the mucocutaneous lesion, skin और mucus से आ सकता है, immune response से आ सकता है, asymmetric है। देखिए osteoarthritis, gout, reactive arthritis, they are not symmetrical। पहचानने की यही कला है, जानने का पहचानने का यही तरीका है। Rheumatoid arthritis is the only arthritis which is symmetrical। वो जब होगी तो दोनों तरफ होगी, सेम होगी, सेम प्रकार से होगी, तो दैट सिमेट्रिकल इज द की नोट फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अदरवाइज बाकी चीजों में ये लिखा हुआ है एसिमेट्रिक। नाउ हाउ वी विल डायग्नोज ए केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम पहचानेंगे कैसे। अभी तक इतनी देर जो हमने बातें की उसमें बहुत क्लियर हो गया है कि पहचानेंगे कैसे। नंबर 1 मॉर्निंग स्टिफनेस, नंबर 2 सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इन्फ्लामेशन, पेन, swelling, fever, loss of function, deformity of the bone। These are the keynotes जिससे हम पहचान करेंगे। I hope I am clear। Rheumatoid arthritis का पेशेंट, मॉर्निंग स्टिफनेस द कीनोट फीचर। मॉर्निंग में जब उठेगा तो पूरा हाथ जकड़न होगी, बहुत देर तक रहेगी। कम देर तक रहेगी तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होगा, बहुत लंबे समय तक रहेगी तो यू कैन थिंक ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। लॉस ऑफ फंक्शन है, और सबसे इंपॉर्टेंट हुआ डिफॉर्मिटी ऑफ द जॉइंट। खास करके फिंगर जॉइंट्स में सारी डिफॉर्मिटी मिलती है, सबसे कॉमन जो मिलेगी दैट इज स्वान नेक डिफॉर्मिटी। इस तरह से उंगली उसकी मुड़ जाती है, बहुत पेशेंट आप लोगों ने देखे होंगे, देयर इज डिफॉर्मिटी ऑफ द जॉइंट। और उसको प्रोसीड कैसे करेंगे हम लोग, आगे कैसे बढ़ेंगे उसमें, तो देयर इज साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस शोइंग इन्फ्लामेशन विदाउट क्रिस्टल्स। देखिए ये बात लिखता है, अगर साइनोवियल फ्लूइड का टेस्ट करें तो देयर इज इंफ्लामेटरी साइंस बट विदाउट क्रिस्टल। विदाउट क्रिस्टल इसका मतलब है कि वो
यूरिक एसिड नहीं है। तो यूरिक एसिड क्रिस्टल नहीं है तो वो गाउट नहीं है। तो गाउट नहीं है तो द डायग्नोसिस गोज टुवर्ड्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्रोवाइडेड द सिम्टम्स एग्री। बाकी जो सिम्टम्स हैं, जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, वो अगर एग्री करते हैं तो यू कैन थिंक ऑफ दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो 4 टेस्ट मैंने लिखे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू डायग्नोज ए केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड फैक्टर और रूमेटॉइड आर्थराइटिस टेस्ट इज पॉजिटिव, एंटी-सीसीपी टेस्ट इज पॉजिटिव, टीआरपी इज हाई। ये 3 टेस्ट ही हैं जो ब्लड टेस्ट हम करके जान सकते हैं कि एंटी-सीसीपी इज द नंबर 1 टेस्ट। अगर वो पॉजिटिव है तो एंटी-सीसीपी टेस्ट पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि इस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हेल्पिंग में है रूमेटॉइड आरए टेस्ट पॉजिटिव, सीआरपी तो बढ़ा हुआ रहेगा। और कभी कभी अगर जेनेटिक हिस्ट्री जाननी हो तो एचएलए पॉजिटिव आपको मिल सकता है। नहीं तो एचएलए का डायग्नोसिस में बहुत बड़ा रोल नहीं है। और डिफॉर्मिटी अगर ज्यादा है देन यू कैन गो फॉर एक्सरे और एमआरआई टू रिवील, टू नो द एक्सटेंट ऑफ डैमेज इन द case of rheumatoid arthritis. So this is all for today. In the next lecture, we will discuss the mathematic consideration and the treatment part. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर कुलवंत सिंह जी। Thank you. वंडरफुल प्रेजेंटेशन है और हर एक बार की तरह आप इतना बढ़िया बनाते हैं। इस बार तो आप इसका अपना फोटो भी बड़ा अच्छा बना लिए हैं। बड़ा बढ़िया फोटो आपने बनवाया है, अच्छा लग रहा है। और फिर 10 तारीख को आप फिर आ रहे हैं, है ना? 10 तारीख को आपका फिर प्रेजेंटेशन है। तो हम लोग, क्योंकि हमारे पास में अभी समय कमी होगी, किसी को कुछ 2-3 मिनट में कुछ सवाल करना हो तो आप टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, बिकॉज वी कैन नॉट डिस्कस नाउ। एंड केवल 2-3 मिनट टाइप करके सर कुछ जवाब दे देंगे। हेलो, एनीवन हु वांट टू आस्क? अगले हफ्ते भी पूछ सकते हैं आप। पढ़िए, जानिए, सोच के लिख के रखिए। नेक्स्ट हमारे पास में 4 नंबर भी दिया हुआ है, आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं और आप अभी भी पूछ सकते हैं। आप अपने को टाइप करके बताइए। और आप जैसा आप सभी लोग जानते होंगे, डॉक्टर कुलवंत सिंह बहुत ही सीनियर मोस्ट फिजिशियन हैं जमशेदपुर के। और इनके विषय में तो नेहा कक्कर जी ने काफी अच्छा अपना बात रखा है। तो और ये हम लोग के फोरम, हाँ जी, सर का सेशन हमेशा ही बहुत एनलाइटनिंग होता है। पूरी फिजियोलॉजी और जो डिजीज की प्रोग्रेस है वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं सर, पूरा स्टेप वाइज। और जो भी पैथोफिजियोलॉजी है वो बहुत मतलब रेयर मतलब होता है कि मतलब सारे डॉक्टर्स इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो सर का सेशन हमेशा वेट रहती है कि सर का सेशन सुनने के लिए। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी और बैकग्राउंड के साथ में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ में, ये बहुत चीज है रेयर सर का। तो नेहा जी, समय पूरा हो गया है, आप डॉक्टर बिंदु राज को हैंड ओवर कीजिए। हाँ जी सर, तो मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर कुलवंत। Thank you, doctor. Am I audible? Yes, Dr. Binduraj, yes. Yeah, you are audible, sir. Yes. Thank you, डॉक्टर doctor. कुलवंत सिंह, अपना पीपीटी को हटा लीजिए। डॉक्टर कुलवंत सिंह, काइंडली रिमूव योर पीपीटी नाउ।